साथियों नमस्ते, मैं गजेंद्र। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और अब मैं आज शुरू करूँगा। एक आदिकाल में विवाद है कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाए। इसको लेकर बहुत सारा विवाद है, तो उस विवाद के बारे में हम आज बात करेंगे कि कौन से विद्वान ने, कौन से इतिहासकार ने, कौन से साहित्यकार ने किस कवि को पहला माना है और उसका कारण क्या है। तो यहाँ शिव सिंह सेंगर है जिन्होंने अपना ग्रंथ शिव सिंह सरोज लिखा, जो 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उन्होंने एक पुष्य या पुंड नामक कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना और उसका समय बताया 7वीं शताब्दी। ध्यान रहे, शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड नामक कवि को हिंदी का पहला कवि माना और उसका समय बताया 7वीं शताब्दी। अब आते हैं राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन जो है सिद्ध कवि सरहप्पा को हिंदी का पहला कवि मानते हैं और इसका राहुल सांकृत्यायन समय बताते हैं एग्जैक्ट 769 ईस्वी। 769 ईस्वी कवि सरहप्पा को राहुल सांकृत्यायन पहला कवि मानते हैं हिंदी का। अब बात आती है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जो अपने हिंदी साहित्य के आदिकाल को संधि चारण काल कहते हैं और आदिकाल को पीछे अपभ्रंश तक ले जाते हैं और वो स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। किसको मानते हैं भाई? स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है। ध्यान रखना, स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है और इन्होंने समय माना है विक्रम की 8वीं शताब्दी। विक्रम की 8वीं शताब्दी स्वयंभू का समय माना है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। ठीक है। अब बात आती है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जिन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा। तो गणपति चंद्र गुप्त मानते हैं रास कवि शालिभद्र सूरी को और इनका समय है 1184 ईस्वी। याद रहे, समय है 1184 ईस्वी। अब आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। उन्होंने अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि माना। और अब्दुल रहमान का जो समय है 11वीं शताब्दी बताया इन्होंने। अब्दुल रहमान का समय क्या बताया भाई? 11वीं शताब्दी बताया। अब है डॉक्टर बच्चन सिंह, और बच्चन सिंह जो है विद्यापति, जो आदिकाल के अंतिम कवि माने जाते हैं, उनको हिंदी का पहला कवि माना बच्चन सिंह ने विद्यापति को। और समय आपको पता ही है, लगभग 1403 ईस्वी के आसपास ये विद्यमान थे। ठीक है। तो ये साथियों अलग अलग विद्वानों के मत थे और कई बार एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि किसने किस कवि को पहला कवि माना। अब बात आती है कि सर्वमान्य मत कौन सा है। ठीक है, मतलब हिंदी का पहला कवि माने किसे, ये हम कंफ्यूज रहते हैं। यदि एग्जाम में पूछ ले जाए कि हिंदी का पहला कवि कौन है, तो हम वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कवि कौन सा है। लेकिन ये भी इस बात का भी है कि हिंदी का पहला कवि सर्वमान्य रूप से सभी लगभग विद्वानों ने एक मत होकर कहा है कि सरहप्पा ही हिंदी के पहले कवि है। इनका समय 769 ईस्वी है। ठीक है, सरहप्पा ही हिंदी के पहले कवि है और इनका समय 769 ईस्वी है। अब बात आती है कि सरहप्पा को ही हिंदी का पहला कवि क्यों माना जाए। पहली बात है कि मतलब सरहप्पा के साहित्य में साहित्यिक अपभ्रंश का प्रयोग नहीं हुआ है। हिंदी से मिलती जुलती अपभ्रंश का प्रयोग हुआ है। साहित्यिक अपभ्रंश का प्रयोग सरहप्पा के काव्य में नहीं हुआ है। ध्यान रखना, सरहप्पा के काव्य में साहित्यिक अपभ्रंश का प्रयोग नहीं हुआ है, एक कारण। दूसरा कारण, इनकी जो रचना शैली है वो दोहा पद शैली में इन्होंने रचना की। किस में रचना की भी? दोहा पद शैली में रचना की, और इसलिए भी इनको हिंदी का पहला कवि माना जा सकता है।
फिर बात आती है कि सरपा की जो भाषा है हिंदी के अधिक निकट है। सरपा की भाषा, ध्यान रखना, सरपा की भाषा किनकी? सरपा की भाषा हिंदी के अधिक निकट है। सरपा की भाषा हिंदी के अधिक निकट है। किसे ज़्यादा? इन सभी से ज़्यादा। बाकी जो भी ये कवि है जिन्होंने ने पहला कवि माना, उनकी बजाय सरपा की भाषा हिंदी के अधिक निकट है। यहाँ तक कि अपने ये गणपति चंद्र गुप्त के शालिभद्र सूरी है, जो इनका समय 1184 ईस्वी में, इनकी भी भाषा हिंदी के अधिक निकट नहीं है, लेकिन सरपा की भाषा हिंदी के अधिक निकट है, इसलिए इनको हिंदी का पहला कवि माना जाता है। और काव्य भाषा के रूप में किसी भी रचना में हिंदी का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक प्रयोग किया है सरपा ने, इसलिए इनको माना जाता है। और हिंदी का पहला प्रयोग इन्हीं की रचनाओं में मिलता है, इसलिए सरपा को हिंदी का पहला कवि माना जाता है। ठीक है, अब आती है बात हिंदी की प्रथम रचना की। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा विवाद नहीं है, क्योंकि सरपा को पहला कवि माना, लेकिन सरपा की कोई विशेष रचनाएं नहीं मिली जिनको पहली रचना माना जा सके, इसलिए हिंदी की पहली रचना मानते हैं श्रावकाचार को। श्रावकाचार, ध्यान रहे, श्रावकाचार, जिसका समय है 933 ईस्वी, और इसे रचनाकार है देवसेन। इसके रचनाकार है देवसेन, और इस रचना में 250 में श्रावक धर्म का वर्णन है। 250 में श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है। श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है। जैन धर्म से संबंधित यह कवि है देवसेन, और इनकी रचना जो है ये श्रावकाचार, जिसका समय 933 ईस्वी, जिसमें 250 में श्रावक धर्म का वर्णन है, इस रचना को हिंदी की पहली रचना माना जाता है। तो साथियों, हमने आदिकाल के प्रथम कवि के बारे में बात की, जिसमें हमने आदिकाल का प्रथम कवि जो है सिद्ध सरपा को माना, जो सर्वमान्य मत है। उनका समय 769 ईस्वी राहुल सांकृत्याय ने तय किया। ठीक है, उनको प्रथम कवि मानने का कारण हमने पढ़ा कि उनकी जो रचना है, उनकी जो भाषा है हिंदी भाषा की अधिक निकट है बाकी एक कवियों की अपेक्षा। उनकी जो रचना की शैली है, दोहा पद शैली, वो भी हिंदी से संबंधित है, और बाकी उनकी जो भाषा है वो साहित्यिक अपभ्रंश नहीं है, इसलिए उसको हिंदी के निकट माना जाता है। अब बात आती है, हम पढ़ते हैं कि आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। तो आदिकाल की कुछ मुख्य प्रवृत्तियाँ हैं, आदिकाल की कुछ मुख्य प्रवृत्तियाँ हैं, उन प्रवृत्तियों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो आदिकाल अपभ्रंश व हिंदी का संधिकाल है। ठीक है, आदिकाल जो है अपभ्रंश भाषा और हिंदी का संधिकाल है। इसमें नाथ सिद्धों व जैन कवियों का साहित्य मिलता है, जिसमें वैदिक कर्मकांडों और की आलोचना की गई है। अपभ्रंश काल आपको बताइए, रामकुमार जो वर्मा ने जो है आदिकाल को संधि चारण काल कहा था, क्योंकि आदिकाल से पहले का कुछ समय शामिल किया, इसलिए उससे पहले के समय को उन्होंने संधिकाल कहा। इसलिए आदिकाल जो है हिंदी और अपभ्रंश के संधिकाल का समय है, और इसमें अधिकतर नाथ सिद्धों और जैन कवियों की रचनाएं हैं, और इसमें वैदिक मतों और कर्मकांडों की धार्मिक पाखंड की आलोचना की गई है, और इसमें प्रबंध और मुक्तक दोनों काव्य लिखे गए। ठीक है, तो प्रबंध होता क्या है, इस बारे में चर्चा करते हैं। प्रबंध में जो है छंद में कथा, जो छंद है जो कथा व्यवस्था या कथा सूत्र में पिरोए रहते हैं, उनमें छंद के कर्म को बदला नहीं जा सकता। प्रबंध काव्य में महाकाव्य, खंड काव्य ये इत्यादि आते हैं। मुक्त काव्य होता है, मुक्त होता है, ठीक है, जिसको गा सकते हैं। इसमें गेय पद होते हैं, गाने योग्य पद होते हैं। ठीक है, कबीर के कुछ पद, लगभग पद जो मुक्तक है, उनमें वो मुक्त काव्य है, उसमें वो गाने योग्य पद है, और उसमें छंदों का कोई आंतरिक नियम नहीं होता, वो किसी नियम से बंधे नहीं होते, वो अपने आप में पूर्णतः स्वतपूर्ण व स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, अब आती है एक और प्रवृत्ति की, उसमें प्रबंध काव्य में कथानक रूढ़ियों, कथानक जो कथा की रूढ़ियाँ हैं और काव्य रूढ़ियों का जमकर प्रयोग हुआ है। फिर मुक्त काव्यों में अधिकांश अपभ्रंश छंदों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, मुक्तक काव्यों में अधिकांश अपभ्रंश छंदों का प्रयोग किया गया है, जो गेय पद होते हैं, इसलिए गेय पदों की रचना भी मुक्त काव्य के अंतर्गत आती है, वो आदिकाल में रचा गया। फिर वीर गाथात्मकता इस काल की प्रमुख प्रवृत्ति है। वीर गाथात्मक इस काल की प्रधान प्रवृत्ति है।
इसके साथ साथ इस काल में वीर रस तो मुख्य था, ये साथ साथ में जैसे रासो काव्य, तो रासो काव्य में वीर रस प्रमुख अंग है, इसके साथ साथ श्रृंगार रस भी है। ठीक है, तो रासो काव्य में श्रृंगारी, जैन और धार्मिक साहित्य भी रचा गया। फिर आदिकाल में गद्य साहित्य भी रचा गया, जैसे राहुल वेल जो कृति है, राहुल वेल, ठीक है, रोडा कवि की, यह भी चंपू काव्य है, गद्य में है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, ये ऐसी रचनाएं हैं। वर्ण रत्नाकर है, ये ऐसी रचनाएं हैं जो गद्य मतलब साहित्य में थी, गद्य में थी। तो आदिकाल में गद्य साहित्य भी रचा गया, केवल पद्य साहित्य नहीं था। और जो अमीर खुसरो है, जिनको खड़ी बोली का प्रथम कवि कहा जाता है, खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है अमीर खुसरो को। तो अमीर खुसरो ने क्या लिखे? 2 शकुने, मुकरियाँ, पहेलियाँ, लोक प्रचलित काव्य रूपों का प्रयोग किया। जो लोगों में प्रचलित थी उन काव्य रूपों का अमीर खुसरो ने मतलब प्रयोग किया। और अमीर खुसरो की भाषा जो फारसी, खड़ी बोली और ब्रज भाषा का प्रयोग किया। फारसी, खड़ी बोली और ब्रज भाषा का प्रयोग भी अमीर खुसरो ने किया। तो मान सकते हैं कि इस टाइम मुगलों का भी प्रभाव था। फिर आदिकाल का एक बड़ा प्रश्न है प्रामाणिक मतलब रचनाओं की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता, मतलब रचनाएं संदिग्ध और असंदिग्ध रचनाओं का आदिकाल में बड़ा प्रश्न था। आचार्य शुक्ल ने जिन 12 रचनाओं के आधार पर आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखा, और उन रचनाओं को आचार्य शुक्ल खुद कहते हैं कि ये तो प्रामाणिक है ही नहीं। ठीक है, तो मतलब एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि रचनाएं प्रामाणिक और अप्रामाणिक। पृथ्वीराज रासो को आचार्य शुक्ल स्वयं ने अप्रामाणिक माना है। ठीक है, अजय प्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वान अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, और कुछ मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या जैसे विद्वान मतलब उसको यह प्रामाणिक मानते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि आदिकाल में अधिकतर रचनाएं संदिग्ध थी, और जैन साहित्य जो भी था वो लगभग असंदिग्ध था, और वो साहित्य प्रमुख रूप से आज भी उपलब्ध भी है। फिर परवर्ती यानी उसके बाद का साहित्य, आदिकाल के बाद भक्ति काल, आधुनिक काल जो भी हुआ, रीतिकाल। तो परवर्ती हिंदी साहित्य की अधिकतर प्रवृत्तियों का संक्षिप्त रूप आदिकाल में मिल जाता है। जैसे आपने पता है कबीर जैसे विद्वान, उलट बांसी शैली, ठीक है, और उनमें गुरु की महिमा, ठीक है, तो ये सारा मैटर जो है नाथ सिद्धों से ही आया, सिद्धों से नाथों में, नाथों से संत काव्य में गया। ठीक है, तो परवर्ती हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का संक्षिप्त रूप, छोटा रूप जो है यहाँ आदिकाल में मिल जाता है। फिर आदिकाल में छंदों की विविधता है, विविध प्रकार के छंद प्रयोग में लाए गए। पृथ्वीराज रासो में अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। और फिर आश्रयदाताओं की स्तुति कही गई है। आदिकाल के में प्रमुख जो भी इनके चारणों के आश्रयदाता राजा होते थे, उनकी स्तुति गान किया गया है इस वीर रस में। ठीक है, और इनमें राष्ट्रीय भावना का बिल्कुल अभाव है, मतलब एक क्षेत्र विशेष का राजा था उसका ही उस पर प्रभाव है, पूरे राष्ट्र की एकता की भावना का अभाव था आदिकाल में। फिर इसमें डिंगल और पिंगल शैली का प्रयोग हुआ है आदिकाल में, ध्यान रहे, डिंगल और पिंगल शैली का प्रयोग हुआ है। पृथ्वीराज रासो जैसा काव्य पिंगल शैली में रचा गया। ठीक है, पृथ्वीराज रासो जैसा काव्य पिंगल शैली में रचा गया। यह प्रश्न आया भी था कॉलेज लेक्चर में। ठीक है, प्रश्न आया था। तो अब आपको ध्यान रखना डिंगल क्या होती है, पिंगल क्या होती है। ठीक है, डिंगल शैली और पिंगल शैली ये आदिकाल की 2 प्रमुख शैलियाँ थी। ठीक है, तो डिंगल शैली वो है जिसमें अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा का प्रयोग, अपभ्रंश प्लस राजस्थानी, ध्यान रहे, अपभ्रंश प्लस राजस्थानी भाषा का प्रयोग डिंगल शैली। पिंगल में अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा का प्रयोग, अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा का प्रयोग पिंगल शैली में हुआ है। तो इसे आप याद कैसे रखेंगे कि ये भाई कंफ्यूज हो सकता है। तो डिंगल ये चारण कवियों की एक शैली थी, डिंगल। ठीक है, चारणों ने डिंगल में साहित्य मतलब रचा, इसलिए याद रखना है डिंगल एक राजस्थानी की शैली है, राजस्थानी की शैली है तो डिंगल है। और पिंगल से याद रखना है पीबी मतलब पिंगल में ब्रज भाषा है, बी मतलब ब्रज भाषा, पी मतलब पिंगल, पीबी अपभ्रंश दोनों में है। डिंगल राजस्थानी की एक शैली है और पिंगल जो है पीबी अपभ्रंश और ब्रज भाषा। तो ये आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ थी। आदिकाल इनको संक्रमणकालीन साहित्य भी कहते हैं, आपने पढ़ा।
मतलब संस्कृत साहित्य, इसके समानांतर संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, इसके समानांतर साहित्य लिखा गया, पूर्व की काव्य परंपराओं से ये प्रभावित है। तो अब मुक्तक प्रबंध दोनों लिखे गए, ठीक है। इसमें वीर गाथात्मक, श्रृंगारिकता, छंदों की विविधता, अनेक प्रकार के प्रश्न आद्यकाल की मुख्य प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित बनते हैं। तो इसमें से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आद्यकाल की प्रवृत्ति इनमें से नहीं है, ठीक है। नीचे 4 ऑप्शन होंगे और उनमें से जो प्रवृत्ति नहीं है आपको छांटनी है। तो ये अच्छे से देख लें और फिर आपके मुझे उम्मीद है कि इसमें से लगभग आदिकाल की प्रवृत्तियाँ पूर्ण हो जाएगी। और ज़रूर नहीं है आदिकाल की प्रवृत्तियाँ नामक टॉपिक में ही हम आदिकाल की प्रवृत्तियाँ पढ़ें, कोई कवि पढ़ेंगे, सिद्ध, नाथ, जैन, अपभ्रंश साहित्य पढ़ेंगे, ठीक है, गद्य साहित्य पढ़ेंगे, लौकिक साहित्य पढ़ेंगे। उन साहित्य के साथ भी हम आदिकाल की प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ेंगे। ये फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए बहुत बड़ा प्रश्न बनता है आदिकाल की मतलब प्रवृत्तियों के बारे में। और फिर कल हम देखते हैं अपभ्रंश साहित्य लेकर आते हैं और अपभ्रंश साहित्य की विशेषताएं पढ़ेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।